हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार में यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ज़रा ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, पहला आर्टिकल जो है एक अपडेट की तरह है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको अनलाइकली है कि गवर्नमेंट 2024 इलेक्शन का डेडलाइन मान के उसको पहले पुश करेगी। ऐसा कुछ गवर्नमेंट फंक्शनरीज और लीडर्स ने बताया है। एग्जाम के लिए नॉट एट ऑल वेरी रेलिवेंट, बट आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यूसीसी के बारे में चर्चा चल रहा है रिगरस रूप में। हो सकता है मेंस एग्जाम में इसका सवाल 10 मार्कर बन जाए। तो यूसीसी के संबंधित में क्या जान सकते हो आप? यूसीसी क्या है? पहली बात, व्हाट इट इज। सेकंड, किसी स्टेट में अगर यूसीसी ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है तो आपका आंसर है गोवा, वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यूसीसी के क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म यूनिफाई कर देगा, मैरिज लॉ को यूनिफाई कर देगा। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट उसका मैरिज और डिवोर्स लॉज में आने वाला है। और मेजर डिफिकल्टीज आने वाला है इनहेरिटेंस और एडॉप्शन, ऐसे फंक्शंस में जहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो भी हर्ट हो सकता है, तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स आपको यूसीसी के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले आईआईटी बॉम्बे में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद एक ऐसा सेंटिमेंट पैदा हो गया है कि जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे जो बैकवर्ड कम्युनिटी के छात्र हैं या उनका कास्ट डिफरेंस है, शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से है, तो उनको ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ता है ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में। उसको कम करने के लिए क्या किया जाए? तो रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे ने बताया कि रैंक जो होता है, रैंक डिस्कस करने से भी लोगों को प्रेशर फील होता है और उनमें एक सेग्रीगेशन हो जाता है कास्ट के बेसिस पे। तो ये एक उनका पॉइंट है। अभी देखिए कितना रेलिवेंट है वो आपके ऊपर है, बट एग्जाम के लिए समझना ये जरूरी है कि इंडियन सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस 1 के अंदर, मेंस के अंदर, उसमें आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हो कि कास्ट क्या रोल प्ले करता है इवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे लोग प्रेशर फील करके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन आप ध्यान रख सकते हो। अब क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो दूरदर्शन और फिर आकाशवाणी पे कुछ प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करती थी फॉर द फार्मर्स बेनिफिट। इसका नाम था किसान वाणी या किसान की बात। पहले ये वीक में 6 दिन चलता था, अब खाली 3 दिन चलेगा। ऐसा गवर्नमेंट का न्यू एजेंडा के अनुसार ये प्लान किया गया है। क्यों प्लान किया गया? ताकि फंड को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। अब संडे को इसरो का और एक कॉमर्शियल अचीवमेंट ये हुआ कि पीएसएलवी 365 रॉकेट में इसरो ने 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया इन द 300 किलोमीटर ऑर्बिट, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया। तो ये इसरो का कॉमर्शियल अचीवमेंट में एक और चीज जुड़ गया है। रिसेंटली हाल फिलहाल में इसरो ने भारतीय के संग मिलके सैटेलाइट इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे 40-50 के आसपास, वो भी एक रिसेंट अचीवमेंट है। प्लस अभी हम लोग चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर चुके हैं जो सितंबर में मून के पास पहुंच जाएगा। तो वो भी एक इंडिया का अचीवमेंट है। ये सब रिसेंट स्पेस अचीवमेंट्स है। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, इफ नॉट दिस टाइम देन नेक्स्ट टाइम। अब देखिए, वैसे तो ये वेस्ट बंगाल का पेज है, पर इसमें दो आर्टिकल जो है जो नेशनल लेवल का सिग्निफिकेंस रखती है। पहला ये कि पैंडेमिक के बाद जो है नंबर ऑफ ट्रैफिक चिल्ड्रन का संख्या काफी ऊपर चला गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारी मात्रा में देखा जा रहा है, स्पेशली चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, उनके रिपोर्ट के अनुसार कुछ डेटा मिला है जिसमें ये पता चला है कि लगभग 13,000 लोग जो है 2016 से लेकर 2022 तक में जो है रिकवर किए गए अक्रॉस द कंट्री जो ट्रैफिकिंग के शिकार थे। उसमें से 9% लगभग जो है जयपुर से निकाला गया। सेकंड, 2019 से 2021 3 सालों के अंदर 13 लाख लड़कियां और महिलाएं कुल मिला के लापता हो गई थी देश में, जिसमें लगभग 50% उनको रिकवर कर लिया गया, बाकी अभी भी लापता है। ये रिपोर्टेड केसेस है। समझिए कितना सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है मिसिंग होना, गायब होना और ट्रैफिकिंग वाला। उसको बहुत अच्छे से इस आर्टिकल में कवर किया गया है। तो आपको बेसिक सेंस होना चाहिए, आपको खाली इस नंबर को, फैक्ट्स को समझना आना चाहिए, ताकि आप ऐसे में स्पेसिफिकली तो इंडियन सोसाइटी में वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या सोसाइटी का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए रिलेवेंट बन सकते हैं। अब इस एक्सप्लेन पेज में क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, उसका एक अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में चल रहा है। उसके प्रोविजंस और कंसर्न्स को डिस्कस किया। आप चाहो तो अभी पढ़ भी सकते हो, वरना जब बिल पास होगा तभी पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू। मैं वैसे ये एक्सप्लेन पेज आज भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर टेलीग्राम का लिंक देख सकते हैं, वहां पे जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है परमाफ्रॉस्ट के ऊपर। जैसे जितने भी ग्लेशियर्स या बर्फ से ढके हुए एरिया है, ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ स्पीशीज या कुछ ट्रीज के स्पीशीज या एनिमल के स्पीशीज या बैक्टीरिया के स्पीशीज या पैथोजन के स्पीशीज वहां मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ये जो परमाफ्रॉस्ट है वो मेल्ट हो रहा है, तो उसके नीचे छुपे हुए डिजीजेस भी सामने आ रहे हैं। उनसे कैसे बचा जाए, वो जो चैलेंज फेस होने वाला फ्यूचर का, दैट इज अ फ्यूचर प्रॉब्लम जो रियल में इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। उसके ऊपर ये रिसर्च आर्टिकल शेयर किया गया है। डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक कंटेक्सुअल जानकारी होना चाहिए कि परमाफ्रॉस्ट किस तरह एनवायरनमेंट को और ज्योग्राफी को और वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है आने वाले समय में, अगर कंटिन्यूसली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और परमाफ्रॉस्ट डिफ्रीज होता रहता है, ठॉ होता रहता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये जो इमेज है, ये हर्शल आइलैंड का है जो कोस्ट ऑफ कनाडा पे लोकेटेड है, जो रिसेंटली परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, उसको रेफरेंस लेके बताया गया।
फिर थर्ड आर्टिकल क्या है, मानसून और फूड इन्फ्लेशन कैसे पैरेलली चल रहे हैं। आपको पता है जून में मानसून काफी डिले रहा, स्लो आ रहा था, और जुलाई में मानसून ने पिकअप किया, और साथ ही साथ एल नीनो का खतरा भी बन रहा है। इस वजह से कैसे फूड इन्फ्लेशन और मानसून एक टुगेदर एक दूसरे को रोल प्ले कर रहे हैं, उसके ऊपर आर्टिकल है। चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना बेसिकली ज्योग्राफी और इकोनॉमी के कन्वर्जेंस का टॉपिक है। आपको बेसिक सेंस होगा ही, उसी हिसाब से पॉइंट लिखना है। इसमें कोई नया पॉइंट आपको मिल नहीं जाएगा, बस डेटा मिल जाएंगे। आप चाहो तो कोई डेटा पिक कर सकते हो। ऐसे ये एक्सप्लेन पे जैसे मैंने बोला, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। फिर देखिए, वर्ल्ड पेज में कुछ एरियाज के नाम है, इसको मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ध्यान रख सकते हो। जैसे कि गल्फ कंट्रीज, इनके बारे में एक बार एब्रीविएशन याद कर लीजिए, गल्फ कंट्रीज कौन कौन से होते हैं। साथ ही में वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं, उनका रेफरेंस जान लीजिए, पास में कौन सा नदी है, कौन सा सी है उनके, ये कुछ आप ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमी पेज में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसको आप चर्चा कर सकते हो, जानकारी रख सकते हो। जैसे पर पर कैपिटा इनकम क्या होता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है फाइनेंशियल 30 तक जो है एक्सपेक्टेड है $4,000 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। ठीक है। अब देखिए, पर कैपिटा इनकम एग्जैक्ट ग्रोथ को डिफाइन नहीं करता। इकोनॉमी पाई बड़ा हो रहा है, इंडिया का जो है पाई इंक्रीज हो रहा है, पर वो पाई कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज द मेन कंसर्न। पर कैपिटा, जैसे किसी का पर कैपिटा इनकम किसी फैमिली का 10 है और किसी का 2 लाख है, तो इनका एवरेज नेट जो नेट है दैट विल कम हाई ओनली, बट इफेक्टिवली इनके पास 10 ही है, इनके पास 2 लाख है। तो इससे हम लोग इक्वालिटी इन ग्रोथ डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो अलग प्रॉब्लम है। बट स्टिल यू शुड नो द टर्म पर कैपिटा इनकम क्या होता है कंट्री का। उसके अलावा हाउस एंड कंजम्पशन क्या होता है, ये कुछ टर्म्स है इकोनॉमी के जो आप ध्यान रख सकते हो। प्रीलिम्स में इनका स्टेटमेंट डेफिनेटली बन सकता है। एफपीआई कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। जुलाई में कुल मिला के 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि बड़ी संख्या है। इसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड्स भी दिखा। तो दैट्स इट। तो आज के दिन में यही कुछ आर्टिकल थे, कुछ टर्म्स है जिनके बारे में अवेयरनेस जरूरी था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन।